तो आज हमारे पास कार आई है मारुति इग्निस 2022 मॉडल। तो आज इस वीडियो के थ्रू इस कार के ऑनर हमारे साथ शेयर करेंगे अपना ऑनरशिप एक्सपीरियंस। दो चीज़ बता दूं इस कार के बारे में। तो एक तो इस कार का इंजन, इस कार के साथ आता है 1.2 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन, जो जाना जाता है अपनी फ्यूल एफिशिएंसी के लिए और रिफाइनमेंट के लिए। दूसरा है इस कार का ग्राउंड क्लियरेंस। तो देखो इस कार के साथ मिलता है 180 mm का ग्राउंड क्लियरेंस। तो इस कार के जो आसपास की कार है, चाहे स्विफ्ट की बात कर लूँ या फिर वैगनार की बात कर लूँ या फिर टियागो की बात कर लूँ, तो किसी में भी इतना ग्राउंड क्लियरेंस नहीं आता है। इस कार की और भी खूबियाँ होंगी तो वो जानते हैं इस कार के ऑनर से। बाकी इस कार में कुछ कमियां भी होंगी तो वो भी हमें पता चलेगा इस कार के ऑनर से। चलिए मिलाते हैं आपको इस कार के ऑनर से और उनसे बात करते हैं, वो भी डिटेल्ड में। के ऑनर मनोज औतेला जी, थैंक यू सर, आपने अपना कीमती समय दिया। यू वेलकम। तो आपने ये कार कितने की खरीदी, मेरा सबसे पहला क्वेश्चन। और देखिए ये जो मैंने कार खरीदी हुई है ये मैंने यूज्ड कार मार्केट से खरीदी हुई है, स्पिनी से। ओके। सो ये 2022 मॉडल है दिसंबर का, एंड ये 16,000 चली हुई थी कार, और मैंने इसको खरीदा है लगभग 4,65,000 रुपये में। 4,65,000 मुझे पड़ा है, बाकी 10,000 का मुझे डिस्काउंट मिल गया था, तो 4,55 की ये मुझे जो है वो पड़ी हुई है ऑन रोड। ओके, एक चीज़ बता दूं, इन्होंने हमारे साथ एक दूसरी कार का रिव्यू शेयर करा था कुछ टाइम पहले, वो थी क्विड। तो उस टाइम पे हमने इनसे बात करी थी तो इन्होंने बोला था कि मैं इस कार को चेंज करूंगा। तो हालांकि इन्होंने बहुत जल्दी इस कार को चेंज कर दिया था। तो मेरा एक क्वेश्चन क्विड से रिलेटेड है। तो जैसे कि आपने वैसे डिटेल्ड में वहाँ पे हमसे बात करी थी, तो इतना जल्दी आपने चेंज कर। एक्चुअली क्या था कि वो गाड़ी वो भी सही थी, 1000 सीसी में आती थी, चलाने में लेके बहुत ज़्यादा मेरे को दिक्कत नहीं थी क्योंकि मेरी सिटी ड्राइव मेरा ज़्यादा रहता है। बट एक्चुअली प्रॉब्लम ये थी कि वो उसका जो इंजन था वो इतना रिफाइंड नहीं था और आवाज़ काफ़ी करता था। तो सोसाइटी के अंदर में लेके जाता था, काफ़ी आवाज़ करता था, और बाकी थोड़ा सा रिफाइनमेंट कम होने की वजह से वाइब्रेशन वगैरह उसमें ज़्यादा फील होती थी, जिस वजह से मैंने सोचा कि ये गाड़ी मेरे को चेंज करके, क्योंकि आगे उसकी रिसेल वैल्यू इतनी है नहीं कि मैं उसको 1-2-4 साल और चलाऊंगा और उसके बाद मैं उसको रिसेल करने जाऊँगा तो हो सकता है कि मेरे को उसके अच्छा प्राइस ना मिल पाए। अभी भी इतना खास नहीं मिला, लेकिन ठीक है, इस वजह से मैंने सोचा कि इसको अभी चेंज कर देता हूँ। एक चीज़ और, अब देखो जीएसटी कट हो गया, कारों में जीएसटी कम हो गया, ठीक है। तो अभी आपको कहीं ना कहीं लग रहा है कि मैंने कार खरीदने में जल्दी कर दी या मुझे कुछ नुकसान हो गया, क्योंकि जो पुरानी कार है ना वो भी सस्ती होंगी। बिल्कुल। देखिए सबसे पहले तो ये है कि ये जो गवर्नमेंट की तरफ से एक आया हुआ है, अभी ये एक सडन डिसीजन रहा है उनका, लेकिन पहले अनाउंस हो गया था, जैसे कि 15 अगस्त पे प्लान हुआ था। तो ये मेरा 15 अगस्त से पहले मेरे को कार डिलीवर हो गई थी। 9 अगस्त को, 9 अगस्त रक्षाबंधन के दिन पे ये मेरे को डिलीवर हो गई थी। उस टाइम पे ऐसा कोई भी अनाउंसमेंट नहीं था। उसके बाद से जो है 15 अगस्त में वो अनाउंसमेंट आया हुआ है, लेकिन उसके बावजूद मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैंने कोई गलत डिसीजन लिया, क्योंकि मैंने अपनी क्विड रिसेल की है और उसके साथ में मैंने इसको एक्सचेंज किया, क्योंकि सेम प्लेटफॉर्म पर मैंने अपनी क्विड बेचने के बाद इसको खरीदा हुआ है। सो अगर मैं आज के टाइम पे अगर अपना क्विड बेचने जाऊँ तो नई कारें अगर सस्ती हो रही है, ऑब्वियसली मेरे पुरानी गाड़ी का इतना प्राइस वहाँ पर नहीं लगेगा, तो उसका भी मुझे कहीं ना कहीं एक मेरा इक्वली रहता, मुझे कोई ज्यादा उससे नुकसान नहीं हुआ, मेरा मानना ये है। तो कहने का मतलब ये है कि इस टाइम पे अगर क्विड बेचने जाते तो क्विड भी सस्ते में बिकती, तो कहीं ना कहीं मतलब वो बराबरी हो गया, मेरे को लगता है। हाँ, तो एक चीज ये बताइए, तो ये कार तो खरीदी आपने, उससे पहले आपने कौन कौन सी कारें देखी थी? देखिए ये कार जब मैंने खरीदी तो उससे पहले मैंने वैगनार का टेस्ट ड्राइव लिया हुआ था, और साथ ही साथ स्विफ्ट का भी टेस्ट ड्राइव लिया। एंड मुझे जो है ना ये गाड़ी वैगनार से ज़्यादा अच्छी लगी, क्योंकि हालांकि मैं वैगनार जो देख रहा था वो भी 2022 का मॉडल था और उसमें भी 1200 सीसी का यही सेम इंजन था, लेकिन उसकी जो मुझे इंसुलेशन वगैरह मैं गाड़ी के अंदर जब मैंने उसको ड्राइव किया तो उसमें मुझे ऐसा नहीं लगा। ये बहुत साइलेंट कार है, इसका केबिन में बिल्कुल ना के बराबर नॉइज है। अगर मैं जब वैगनार चला था तो उसमें मुझे लगा कि इसका जो इंसुलेशन है वो इतना अच्छा नहीं है, और अंदर उसकी जो है मुझे थोड़ा सा नॉइज लग रही थी, तो रोड नॉइज वगैरह, तो उसकी वजह से मुझे लगा कि इसकी ड्राइविंग परफॉर्मेंस है वो ज़्यादा बेटर है कई नुमाइंद में। एक तो ये साइलेंट है काफ़ी, उसके बाद से ये चलाने में काफ़ी स्टेबल है। अगर आप इसको हाईवे पे 120 पे भी चलाते हैं, 100-120 पे भी अगर आप इसको चला रहे हैं, आपको ऐसा नहीं लगेगा कि कहीं से, आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप जो है अनकम्फर्टेबल से आपको फील नहीं होगा, और काफ़ी ज़्यादा आपको ये जो है स्टेबल लगती है गाड़ी हाईवे पे भी। और बाकी सिटी के लिए तो ये काफ़ी कॉम्पैक्ट कार है, साइज में छोटी है, कहीं से भी इजीली निकल जाती है, और परफॉर्मेंस इसमें काफ़ी अच्छी है क्योंकि 1200 सीसी का इसमें इंजन आता है, तो इसके पावर टू वेट रेशियो के हिसाब से, इसके साइज के हिसाब से ये काफ़ी अच्छा परफॉर्म करती है। ओके, एक चीज और, सस्पेंशन का ध्यान दिया था आपने वैगनार और इसमें या स्विफ्ट में? बिल्कुल ध्यान दिया, खड्डों में जब आपने गाड़ी चलाई होगी। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने जब सस्पेंशन वगैरह मैंने नोटिस किया
तो इसका सस्पेंशन मुझे काफ़ी बेटर लगा, क्योंकि ये थोड़ा स्टीफर साइड इसके सस्पेंशन है। इसी की वजह से इसकी जो हाईवे ड्राइवेबिलिटी है वो काफ़ी कंफर्टेबल हो जाती है। एक चीज जो इस कार के साथ इंजन आता है 1.2 लीटर का, वो इसी के साथ आ रहा है। जो बलिनो का इंजन है वो ड्यूअल इंजेक्टर के साथ आता है। तो ये आपको पता था ना पहले? हाँ, ये मुझे पहले पता था एक्चुअली। जो इससे पहले 2020 से पहले की जो स्विफ्ट हो या फिर बलेनो हो, आप देखेंगे उसमें भी 4 इंजेक्टर इंजन आता था। अभी जो 2022 के बाद इन्होंने फेसलिफ्ट लॉन्च किया हुआ है बलेनो में, तो उसमें आपको 8 इंजेक्टर मिलेगा। उससे थोड़ा बहुत हो सकता है कि इनकी जो माइलेज है उसमें थोड़ा सा फर्क गया होगा। बाकी माइलेज में फर्क है, माइलेज में फर्क गया होगा। बाकी 4 सिलेंडर इंजन है, काफी साइलेंट है और चलने में काफी अच्छा है। तो बहुत सारे लोग ना, ये कार वैसे आई थी 2017 में, ठीक है। 2020 में इसको अपडेट मिला था। जो ये देख रहे हैं, ये 2020 के बाद ही ये फ्रंट ये अपडेट आया था, और भी छोटे मोटे चेंजेस इसमें आए थे, ठीक है। तो ये कार उतनी बिकती नहीं है कंपेयर टू मारुति की। जैसे वैगनार देखो, उसमें 1000 सीसी का इंजन आता है, तब भी वो बहुत ज्यादा बिकती है। ये कार लोग प्रीफर नहीं करते। मुझे एक रीजन ऐसा लगता है कि इसका लुक ना कहीं बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं आता है। तो आपके साथ भी कभी ऐसा कंफ्यूजन हुआ लेते वक्त कि मैं इस कार को ना लूं, या लुक वाइज मतलब आपको पसंद थी एकदम से? देखो, एक जो डिजाइन होता है गाड़ी का वो जो है ना, एक कंसर्न है था मेरा भी। हाँ, क्योंकि बहुत सारे जो इस कार को खरीदने की सोच रहे होंगे, उनके मन में भी एक डाउट होगा। तो आप एक बार बताइए। देखिए, मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगा कि डिजाइन एक जो है पर्सपेक्टिव है, वो एक कंसर्न मेरा भी था। क्योंकि रियर आप देखोगे फ्रंट से ये अच्छी लगती है, साइड से अच्छी लगती है, बट एक जो रियर लुक है, आप दिखा सकते हैं रियर लुक जो इसका है वो कई लोगों को पसंद नहीं आता। मैं भी ऐसा सोचता था कि रियर लुक जो है इसका अच्छा नहीं है इस गाड़ी का। बट मैंने जब इसको कंपेयर करना शुरू किया अदर गाड़ियों से जो इसके सेम बजट में, जो सेम प्राइस रेंज में आती हैं, तो मैंने देखा कि ये जो है ना काफी चीजों में अच्छी गाड़ी है। लोग 1000 सीसी में वैगनार खरीदते हैं, सेम प्राइस में आपको पड़ती है, बट इसमें आपको 4 सिलेंडर इंजन मिलता है, काफी साइलेंट, काफी आपको इसमें वाइब्रेशन ना के बराबर मिलेंगे, ठीक है ना। उसी के साथ साथ मैंने जब इसमें खूबियां देखी कई सारी, इसका जो है ड्राइविंग जो ड्राइवेबिलिटी थी वो काफी अच्छी थी। इंटीरियर कैसा है इसका, आपको कैसा लगा? मुझे अच्छा लगा। मैं अगर वैगनार से इसको कंपेयर करता हूँ, मुझे इसका इंटीरियर काफी अच्छा लगा। तो एक चीज और, तो आपका 4 से 4.5 लाख तक का बजट था, तो इस रेंज में स्पिनी पे देखा आपने, तो वहाँ पे और कौन सी कारें आपने देखी? देखिए, स्पिनी पे मुझे जो गाड़ियाँ मिल रही थी, मैंने एक्सप्लोर किया जहाँ तक, वहाँ पे मुझे हालांकि मुझे स्विफ्ट और बलेनो भी मिल रही थी, बट वो मुझे थोड़ा सा पुरानी मॉडल मिल रही थी 2020 से पहले की। ये मुझे गाड़ी मैंने इसलिए चूज करी क्योंकि ये एक तो मुझे ऊंचा मॉडल मिल गया था 2022 दिसंबर का, मान के चलो 2023 ही मान के चलिए आप। तो मतलब इसको लगभग 2.5 साल से थोड़ा आगे। जी जी जी। और बाकी इसमें क्या था कि ये गाड़ी काफी कम चली हुई थी, ठीक है ना, और 16,000-17,000 के आसपास ये गाड़ी चली हुई थी, ठीक है। और उसके अलावा इसमें जो ये बेस मॉडल है, हालांकि बाकी जो एक्सेसरीज सारी चीज़ें मुझे जो है वो पहले से जो इसका प्री ओनर रहा है उसने मुझे सारी चीज़ें वहाँ से ऑलरेडी इंस्टॉल मिली है, तो मुझे इसमें कोई भी खर्चा नहीं करना पड़ा है। तो ये बेस वेरिएंट है जी। तो अगर आप इसकी जगह इग्निस का अगर आप न्यू वेरिएंट खरीदते हैं, मतलब न्यू इग्निस खरीदते बेस मॉडल, तो आपको कितने का पड़ता है? वो भी लगभग 6 के अंदर पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल, 5.74-5.75 के आसपास उसका एक्स शोरूम पड़ता है। उसके बाद आप आरटीओ वगैरह वो सारी चीज़ें जोड़ के, मतलब ये मानिए कि ये मेरे को 1.5 से 2 लाख रुपए जो है वो सस्ती पड़ी है अगर मैं नया खरीदता तो। इसके अलावा इसमें आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम मिला और रूफ रेल वगैरह? रूफ रेल मिली है, इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल गया, बाकी सीट कवर लगी हुई मिल गई, फॉग लैंप लगी हुई मिल गई है, ठीक है ना। इसी के साथ साथ में अगर आप साइड में आएंगे तो ये साइड क्लैडिंग वगैरह और पीछे स्पॉइलर वगैरह वो सारी चीजें इसमें मुझे लगी हुई मिली है। मतलब जरूरत का सारा चीज मिल गया इसमें। वो भी लगभग 4,55,000 4,55,000 रुपए में। चलिए, तो यही रीजन था आप मैं इसीलिए इस गाड़ी के ऊपर गया। और हाँ, मैं ये कहना चाहूँगा जो लोग वैगनार प्लान कर रहे हैं, एक बार इसकी टेस्ट ड्राइव लेके देखें। काफ़ी अच्छी गाड़ी है, काफ़ी रिफाइंड इंजन है इसका और चलने में आपको काफ़ी पसंद आएगी। वैगनार से मैं कहता हूँ एक लेवल ऊपर की गाड़ी है ये। तो आप चलते चलते बात करते हैं। तो देखो यहाँ पे हेलोजन लाइट आई है, फॉग लाइट इन्होंने बाहर से लगवाई है। तो लाइट का परफॉर्मेंस कैसा है? लाइट का परफॉर्मेंस मैं नहीं कहूँगा कि बहुत अच्छा है, क्योंकि मारुति की गाड़ियों के ऑलमोस्ट ज़्यादातर गाड़ियों का, स्विफ्ट की भी उतनी अच्छी लाइट इतनी अच्छी मुझे नहीं लगी। मैंने स्विफ्ट भी काफ़ी चलाई है, बट ठीक है, आपका जो है आप अगर एक जो है मेंटेन करके चल रहे हो अपनी ड्राइविंग स्पीड को तो ठीक है। अगर आप ओवर स्पीड चलते हो तो वो सही नहीं है, खासकर हाईवे के लिए ये मैं कहूँगा ये अच्छी लाइट नहीं है। तो देखो ये है, जैसे कि बताइए बेस मॉडल है, तो इसमें 15 इंच के टायर दिए गए हुए हैं और ORVM ये टर्न इंडिकेटर यहाँ पे दिया हुआ है, ये मैनुअली फोल्ड है। बाकी बेस है तो सेंसर वगैरह कुछ नहीं है और ग्राउंड क्लियरेंस बता दिया 180 mm। मुझे लगता है कि इस सेगमेंट के कार के हिसाब से इसमें काफ़ी अच्छा ग्राउंड क्लियरेंस है 180 mm का।
उसी के साथ साथ इसमें आपको मिल जाते हैं 15 इंच के टायर। अगर आप इसी में स्विफ्ट के बेस मॉडल पर जाएंगे तो वो आपको 14 इंच का टायर देता है। इसी के साथ में जो आप अगर होंडे की ग्रैंड i10 नियोस खरीदते हैं उसमें भी आपको 14 इंच के टायर मिलते हैं, और वैगनार में तो आपको 13 इंच 14 इंच वो तो है। तो ये इसमें ये एक प्लस पॉइंट इसका है। दूसरा ना, इस कार में बहुत सारे लोग ये रूफ रेल नहीं लगाते, तो इस रूफ रेल की वजह से इस कार का जो ओवरऑल लुक ना इनहेंस्ड हो गया, अच्छी लग रही है कार ये। तो ये है इस कार का रियर लुक। तो इसके रियर लुक की वजह से मुझे लगता है बहुत सारे लोग इस कार को पसंद नहीं करते। तो आप लोग बताइए कि यही रीज़न है कि इस कार को बहुत सारे लोग नहीं खरीदते हैं, या फिर इसके सेल्स ओवरऑल कम है। तो अगर बैक साइड की बात करूं तो 4 सेंसर दिए गए हैं। बहुत सारी कारों के बेस वेरिएंट में 2 ही सेंसर आते हैं। अब एक बार आपको बूट स्पेस भी दिखा देता हूं। तो इसमें 260 लीटर का बूट स्पेस आता है, जो एक छोटी फैमिली के लिए इनफ बूट स्पेस है। तो देखो इस तरह का इंटीरियर, ये बेस मॉडल है तो इसमें पूरा ब्लैक आता है, लेकिन अच्छा लग रहा है। और इसके जो ऊपर वाले वेरिएंट आते हैं उसमें ड्यूअल टोन आता है, ठीक है। और जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वहाँ पे स्पीडोमीटर दिया गया है, बाकी इसमें आरपीएम वाला नहीं है। कोई टैकोमीटर इसमें आपको नहीं मिलेगा, ओनली इसमें जो है स्पीडोमीटर आपको मिलता है, और कोई भी म्यूजिक सिस्टम इसमें आपको नहीं मिलता है। ये जो आप देख रहे हैं स्क्रीन, ये बाहर से इंस्टॉल की हुई है। इसी के साथ साथ में ये सीट कवर भी आप देख पा रहे होंगे, ये जो है इग्निस के जेन्युइन जो है मारुति से वो इसमें इंस्टॉल किए गए हैं। तो इसका स्टीयरिंग का डिजाइन थोड़ा यूनिक सा लग रहा है, जैसे कि मारुति की और कारों में जैसे कि बलिनो, स्विफ्ट, उनमें डी कट स्टीयरिंग आता है, लेकिन इसमें वैसा नहीं है। लेकिन ओवरऑल डिजाइन अच्छा है। हाँ, ये प्लेन इसमें स्टीयरिंग व्हील आता है, डी कट नहीं आता कोई भी, लेकिन चलाने में काफी लाइट फील होगा आपको। अगर आप सिटी में ड्राइव कर रहे हैं तो आपको इसके साथ चलाने में काफी मजा आने वाले हैं। और क्लच, ब्रेक, गियर बॉक्स, उसका एक्सपीरियंस कैसा है? बिल्कुल, क्लच इसका बहुत लाइट है। आप बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में भी अगर आप इसको चला रहे हैं तो कहीं से भी आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। आपका कहीं से भी पाँव जो है वो दर्द नहीं करेगा इसमें। ठीक है। अगर आपके पास क्विड थी, तो क्विड को अगर मैं थोड़ा सा कंपेयर करवाऊं आपसे, तो कैसा देखिए काफी फर्क है। आप अगर क्विड को बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में अगर आप चलाएंगे तो वो इतना जो है हार्ड हो जाता था कि आपका पाँव क्लच हार्ड हो जाता है, काफी ज्यादा हार्ड हो जाता था, जिससे आपका पाँव जो है वो दर्द करने लगता। बट ये आप कितने भी ट्रैफिक में इसको चला लो, काफी मारुति के लाइट क्लच रहते हैं। इसका भी आप जान सकते हैं कि वैसे ही इसका परफॉर्मेंस है, बहुत अच्छा लगा मुझे। एसी कैसे परफॉर्म करता है इसमें? इसमें मैनुअल एसी है, मैनुअल एसी दिया हुआ है, बट मेरे हिसाब से तो मुझे लगता है कि क्योंकि ये मैं इसमें ज्यादा मोस्टली अकेले ही ड्राइव करता हूँ, ठीक है, तो आगे फ्रंट रो में तो मुझे काफी अच्छा फील होता है। रियर में मैं अभी तक कभी बैठा नहीं हूँ, मुझे नहीं पता इसका पीछे कितना फ्लो जा पाता है। मुझे लगता है ना, क्योंकि ये जो दिए गए हैं इनका फ्लो अच्छा रहता है, क्योंकि इसी तरह स्विफ्ट में भी आता है। इसमें 4 एसी वेंट दिए गए हैं, तो पीछे कभी छोटी कार है, तो मुझे लगता नहीं है कोई बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। इसका छोटा केबिन होने की वजह से ये कार जो है ये एसी इसके लिए अच्छा परफॉर्म करता है। बाकी मैं तो फ्रंट तो ऑब्वियसली अच्छा है ही है। ओके। और इसमें 2 एयरबैग है ना जी, तो 2 एयरबैग के साथ मारुति की कार है। उस टाइम पे तो ज्यादातर 2 ही एयरबैग के साथ। इवन ब्रेजा ZXi में भी उनके 2 एयरबैग्स आते हैं। वो अभी कुछ ये मंथ के बाद ही 6 एयरबैग ट्रेंड चला है अभी, लेकिन पहले उससे पहले अगर आप देखेंगे तो आपको 2 ही एयरबैग मिलते थे। ओवरऑल देखो तो अच्छा लग रहा है इंटीरियर। बेस वेरिएंट है लेकिन इंटीरियर अच्छा है, और आपको हेडरूम भी अच्छा मिलता है। आपको जो है नी रूम अच्छा मिलता है। और यहाँ पे आपने डेड पैडल की भी बात कर रहे हैं। डेड पैडल इसमें बेस मॉडल से ही दिया हुआ है, जो कि आपको हाईवे पे अगर आप गाड़ी रन कर रहे हैं, ड्राइव कर रहे हैं, तो आपको ये काफी जो है एक रिलैक्स फील देने वाला है। और इसी के साथ साथ में देखिए, आप गाड़ी अगर बाहर से देखेंगे तो काफी कॉम्पैक्ट फील होती है, काफी छोटे साइज में फील होती है, बट अंदर अगर आप देखेंगे स्पेस आपको काफी अच्छा मिलता है इसके अंदर। तो ये दिल्ली जहाँ पे बहुत ज्यादा ट्रैफिक होता है, तो वहाँ के लिए गाड़ी बहुत अच्छी है, क्योंकि पार्किंग की भी प्रॉब्लम आपकी वो भी उतनी नहीं होगी। प्लस आपको छोटे रास्ते होते हैं, वहां से भी जाना पड़ता है। तो वहाँ पे मेट्रो सिटीज में बहुत अच्छी गाड़ी है। अगर आप मेट्रो सिटी में अगर इसको यूज करना चाह रहे हैं तो बहुत अच्छी गाड़ी है। आप ट्रैफिक में कहीं से भी एक साइड कॉर्नर से आप निकाल सकते हैं, और उसी के साथ साथ में आप जो है अपनी सोसाइटी के अंदर थोड़ी सी जगहों में इसको पार्क कर सकते हैं। इस कार को कितना चलाओगे? इसको तो मैं लॉन्ग टर्म रखने वाला हूँ। ओके जी, चलो बढ़िया है। तो देखो अभी यहाँ पे डिस्प्ले पे दिखा रहा है 14.4, मतलब 14.5 का एवरेज दिखा रहा है, जो कि इस कार के लिए थोड़ा कम है, क्योंकि एक तो ये छोटी कार है और दूसरा मारुति के स्टैंडर्ड से बोलूं तो ये थोड़ा कम लग रहा है। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि 15 से ऊपर तो ये एवरेज देगी। तो ये डिपेंड करता है आप लोग गाड़ी कैसे चलाते हैं। तो आप कैसे चलाते हैं जो आप उतना अच्छा माइलेज नहीं निकाल पा रहे हैं? बिल्कुल, मैं कहना चाहूंगा कि मेरा थोड़ा सा ड्राइविंग स्टाइल जो है ना, मैं थोड़ा सा हार्ड पुश करके चलता हूँ एक्सेलरेशन, जिसकी वजह से हो सकता है कि ये माइलेज थोड़ा सा यहाँ
पे कम शो तो आप मतलब एवरेज निकालने के लिए, मैं एवरेज निकालने के लिए तो अभी इसको नहीं चला रहा, क्योंकि मेरा इतना ज्यादा रन है नहीं। मैं इसको ऑफिस लेके जाता हूँ और ऑफिस मेरा बहुत ज्यादा दूर नहीं पड़ता है। मैं गाड़ी, ये एक फन टू ड्राइव कार है, क्योंकि इसमें एक छोटी कॉम्पैक्ट साइज में आपको अच्छा इंजन मिलता है 1200 सीसी का। आपको चलाने में इसको काफी मजा आएगा और उसी के हिसाब से मैं इसको अभी तक ड्राइव कर रहा हूँ। आगे जाके फिर मैं एक बार इसको माइलेज के हिसाब से भी चला के देखूंगा। बाकी मैं कोशिश करूंगा कि एक बार इसको टैंक टू टैंक जो है वो मैं टेस्ट करूं, और अगर मुझे मौका मिलेगा तो आपके यूजर्स के साथ, आपके चैनल के थ्रू मैं वो शेयर करना चाहूँगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। अच्छा, ये कितनी चल गई है, एक बार दिखा दो। ये अभी आप देख पाएंगे, मैंने इसको 17,000 रुपये और लगभग लिया हुआ था, और तो अभी ये 18,386 आप देख तो पा रहे होंगे। 1400 किलोमीटर चल गया लगभग जी, 1300 तो ये किलोमीटर पूरा मैं आपने चला सिटी चुका में चलाया है या फिर आपने... नहीं, सिटी के अलावा मैं इसको जो है एक रन में हाईवे पे करके आ गया हूँ इसके साथ। मैं इसको अपने होम टाउन लेके गया था, उत्तराखंड रानीखेत। तो आपने इसको हाईवे में भी चलाया और पहाड़ों में भी चलाया, हाँ। मतलब दोनों जगहों पे एक्सपीरियंस ले लिया मैं इसका ले लिया। लगभग 400 किलोमीटर मैं इसको लेके गया था, मेरा होम टाउन पड़ता है, और किसी भी तरीके की मुझे कोई भी कमी इसमें महसूस नहीं हुई। पावर इसमें बहुत अच्छी है, आप पहाड़ों में भी जाएंगे तो आपको अच्छे से ये वहाँ पे परफॉर्म करती है। उसके साथ साथ में हाईवे में अगर आप इसको चला रहे हैं तो 120 तक भी आप इसको चलाएंगे तो आपको काफी स्टेबल ये वहाँ पे फील होती है। इसके सस्पेंशन क्योंकि स्टिफर राइट है उसकी वजह से। अगर रियर सीट की बात करूं तो थोड़ा सा थाई सपोर्ट मुझे कम लग रहा है, और बाकी हेडरेस्ट यहाँ पे दिया गया है जो कि फिक्स्ड है बट यूजफुल है। इसके अलावा जो हेड रूम है वो इनफ है। मेरी हाइट है 5 फुट 8 इंच, तो मेरे हिसाब से ठीक है। तो यहाँ पे वैसे 2 लोग आराम से बैठ जाएंगे, लेकिन 3 लोगों के लिए हो सकता है थोड़ा बहुत एडजस्ट करना पड़ जाए। बाकी पीछे की साइड में और कोई अट्रैक्शन है नहीं। तो अगर मैं वैसे इस तरह से देखो, लेग रूम मुझे ठीक ठाक मिल रहा है, बट अगर आपकी हाइट ज़्यादा हो ना तो, और आप पीछे की साइड बैठते हैं तो हो सकता है आपको लॉन्ग, अगर आप लंबे रोड में चलते हो तो थोड़ा बहुत आपको अनकंफर्टेबल फील हो सकता है। लेकिन फ्रंट में बिल्कुल भी आपको कोई भी अनकंफर्टेबल फील नहीं होगा। फ्रंट सीट बहुत ही बढ़िया है इस कार की। तो देखो, अभी इसको मैं चला के देख रहा हूँ, तो आगे ब्रेकर आ रहा है, देखो कैसे टैकल करता है। ये बहुत बड़ा ब्रेकर है यार, तो आराम से निकलेगी गाड़ी, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो जैसे कि उन्होंने बताया था कि गाड़ी चलने में बिल्कुल एकदम साइलेंट है, तो वो फील भी हो रहा है। और सस्पेंशन भी देखो, अभी तो रोड सही है तो यहाँ पे तो पता चलेगा नहीं। और एसी अभी अच्छा काम कर रहा है। अभी वैसे दिल्ली में गर्मी भी ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी सही है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं इस कार में। अब जैसे कि इस इंजन में क्या होता है ना, वो स्विफ्ट भी चलाओगे तो तब भी पता लगता है। अगर आप एकदम से ज्यादा स्पीड में चलाते हो तो इंजन से थोड़ा सा आवाज तो आती है, बट वो एक सर्टेन स्पीड के बाद। वैसे ये अगर 60-70 की स्पीड में एकदम आइडियल चलता है इंजन की नॉइज मतलब। और एसी ऑन है और परफॉर्मेंस में बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा है, मतलब एसी की वजह से कार की परफॉर्मेंस में ना के बराबर इम्पैक्ट है। तो एक बार देखते हैं आगे कहीं गड्ढे वाली रोड आती है तो वहां पे चला के देखेंगे इसको, और देखते हैं कि लो स्पीड में इसका सस्पेंशन कैसे वर्क करता है। मैं एक चीज बता दूं, स्विफ्ट में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, खासकर जो पुरानी वाली स्विफ्ट है, और मेरी तो 2018 की है, तो उसमें क्या होता है, अगर गड्ढों में चलता हूँ तो उतने अच्छे से वो टैकल नहीं कर पाती है, और बहुत जगह तो टायर टकरा जाता है ऊपर, तो ये प्रॉब्लम है। अभी थोड़ा सा हमें गड्ढा वाला सड़क मिला है, तो देखते हैं इसका सस्पेंशन कैसे काम करता है। तो इसने आसानी से निकाल दिया। तो मुझे थोड़ा स्विफ्ट से बेटर लगा, क्योंकि स्विफ्ट में क्या हो जाता है, थोड़ा बड़े गड्ढे मिल जाते हैं तो उसका टायर टकरा जाता है, तो इसमें ये सही से टैकल कर ले रहा है इसका सस्पेंशन। तो एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, तो देखो इस टाइम पे कार की सेफ्टी के लिए बहुत सारे लोग अवेयर हो गए। तो आपको पता ही होगा इस कार का जो पिछला जो टेस्ट हुआ था, क्रैश टेस्ट, तो उसमें इसको 1 स्टार की रेटिंग मिली थी। बिल्कुल कंसर्न होता है। देखिए सेफ्टी बहुत राइट ही है, बट ये है कि देखिए सारी चीज़ें एक साथ नहीं मिलती है। टाटा की गाड़ियों में अगर सेफ्टी मिलती है तो वहाँ पर कहीं ना कहीं माइलेज के साथ और इंजन के रिफाइनमेंट के साथ जो है कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है।
लेकिन यहाँ पे देखिए, आप किसी भी गाड़ी को चला दो, अगर आप ओवर कॉन्फिडेंट हो रहे हो, आप ओवर स्पीडिंग कर रहे हो, तो आप उसमें सेफ नहीं हो। बट ये चीज है कि मुझे भी इनको लगा था, लेकिन कई चीजें इसमें मुझे बेहतर लगी, जिसकी वजह से मुझे ये बेटर लगी। तो एक चीज मुझे और पूछना है, हालांकि आपने ये कार अभी ज्यादा चलाई नहीं है, लेकिन फिर भी अब तक इस कार में आपको क्या चीज बुरी लगी? जैसे कि हम ऑलरेडी एक बार बात कर चुके हैं, सबसे पहली चीज़ तो है कि इसका जो रियर डिज़ाइन है वो कहीं ना कहीं अभी भी मुझे बहुत अच्छा नहीं लगता, लेकिन ये है कि मैं इसका यूज़ तो हो गया हूँ, ठीक ठाक है, वो एक मैं नेगेटिव मानूंगा। और उसके अलावा जैसे कि आपने देखा, माइलेज इसका जो है मेरे ड्राइविंग के अकॉर्डिंग ये मुझे कम लग रहा है 14.4 का। और लेकिन अगर आप अच्छे से चलाओगे तो मेरे को लगता है 15-16 निकाल देगी। में भी हो सकता है, मैं कोशिश तो करूँगा। एक बार ना इसको टेस्ट करते हैं हम जल्दी ही, बिल्कुल। तो देखते हैं कि इसको हम चलाएंगे ठीक ठाक तरीके से, तो देखते हैं कि कितना माइलेज देती है। बिल्कुल, टैंक टू टैंक हम इसको एक बार जो है वो टेस्ट करेंगे, उसके बाद ही हमें एक्चुअल पता लग पाएगा कि ये कितना माइलेज हमें दे पाती है। एक चीज और, तो आपने ये कार स्पिनी से खरीदी जी। हालांकि हम ये स्पिनी का कोई एड वेड नहीं चला रहे हैं, या स्पिनी ने हमें कोई पैसे वैसे नहीं दिए, जनरल इन्होंने खरीदा, तो हम बात कर रहे हैं। तो स्पिनी से क्यों खरीदी? बाहर से खरीदते तो हो सकता था थोड़ा आपको सस्ता मिल जाए। देखिए, स्पिनी से खरीदने का कारण ये था, सबसे पहला था मेरा ट्रस्ट, क्योंकि स्पिनी एक वेल नोन ब्रांड है, एंड वहाँ पे से अगर मैं गाड़ी ले रहा हूँ तो कहीं ना कहीं वो मुझे वारंटी वगैरह वो चीज़ें प्रोवाइड करवा रहे हैं। वारंटी मिल रही है इसमें? इस गाड़ी के साथ मुझे 3 साल की वारंटी मिली हुई है, इंजन, सस्पेंशन और गियर बॉक्स की। ओके। और उसके साथ साथ में मुझे इलेक्ट्रिकल पार्ट्स की जो है वो 6 मंथ की वारंटी मिली हुई है। मतलब एक पीस ऑफ माइंड है। पीस ऑफ माइंड है। इसके साथ में मुझे जो सबसे बढ़िया चीज़ लगी वो ये लगी, एक तो आपको टेस्ट ड्राइव के लिए कहीं जाना नहीं चाहता। मैं ये गाड़ी जब बाई किया था तो इससे पहले मैंने स्पिनी से 4-5 गाड़ियाँ और टेस्ट ड्राइव की, जो मुझे फ्री टेस्ट ड्राइव, मेरे होम टेस्ट ड्राइव उन्होंने करवाई हुई है। मुझे ऑफिस में गाड़ी आती थी, मुझे बस टेस्ट ड्राइव लेना होता था, कहीं जाना नहीं पड़ता था। वो बिल्कुल फ्री था। तो मतलब एक जो उनकी बैकिंग मिलती है, तो उसकी वजह से आपने गाड़ी खरीदी। तो देखो, अभी आपको पता होगा कि एथेनॉल मिल रहा है पेट्रोल में, ठीक है, 20% मिलने लगा है। तो बहुत सारे कार ओनर थोड़ा सा मतलब कंफ्यूज्ड हैं, या फिर उनको टेंशन भी हो रही है कि मेरे तो E20 कंप्लेंट नहीं है। देखिए, मुझे अभी इस चीज़ के बारे में, क्योंकि गाड़ी मैंने ज़्यादा चलाई भी नहीं है, मुझे नहीं पता कि उससे क्या प्रॉब्लम आ सकती है, या फिर क्या मतलब आने को तो डेफिनेटली। देखिए, मैं यूट्यूब पर देख रहा हूँ तो काफ़ी सारे वहाँ पे एक्सपर्ट जो हैं वो बता रहे हैं कि ये पेट्रोल अगर आपकी गाड़ी उसके लिए कंपेटेबल नहीं है तो आप वो यूज कर रहे हैं, तो डेफिनेटली वो अच्छी चीज़ तो है नहीं ऑब्वियसली। चलिए देखते हैं उसका क्या आगे इम्पैक्ट पड़ता है। बहुत ज़्यादा तो अभी मतलब लोगों के कंसर्न आ रहे हैं, बट कोई ऐसा एग्जाम्पल, रियल एग्जाम्पल नहीं आया कि बहुत सारी कारें खराब होगी। लेकिन मैं भी कोशिश करता हूँ कि कुछ निकले। मारुति वालों से डायरेक्टली बात भी करूँगा जब भी मैं नेक्स्ट टाइम पे सर्विस सेंटर में जाऊँगा। बिल्कुल। देखिए, मेरा मानना ये है कि सरकार एटलीस्ट अगर आपको E20 दे रही है तो आपके पास थोड़ा सा, अगर आप जो है E10 आप दे दो, हालांकि आप 2-4 रुपये उसका प्राइस जो है वो बढ़ा के दे दो। इंसान जो है, एक यूजर को ऑप्शन तो मिलना चाहिए कि वो अपने पेट्रोल में वो पेट्रोल डलवा सके, आप चाहे उसको 5 रुपये महंगा दे दो। तो ये बात आपने सही बोली जी। चलो, महंगा तो हम नहीं बोलेंगे, महंगा करें, क्योंकि एथेनॉल मिला रहे हो, तो मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि जो पेट्रोल का प्राइस सस्ता हो। करो कम से कम जो कार E10 कंपेटिबल है तो उनको E10 फ्यूल का ऑप्शन तो मिले जी। तो आपसे बात करके बहुत मजा आया। तो हमने बहुत डिटेल में बात करी और आपने भी हमको बहुत अच्छे तरीके से बताया। तो अगर आपको इस कार से रिलेटेड कोई भी कंसर्न है, या फिर कोई भी माइंड में चल रहा है कि भाई खरीदूं ना खरीदूं, तो एक बार इस वीडियो में कमेंट करके जरूर बताएं, और आप इस कार को चलाइए। और कॉन्ग्रेचुलेसन आपकी नई कार के लिए। थैंक यू सो मच। और अगर ये अब चला लो आप 40-50 हज़ार किलोमीटर, फिर मिलते हैं इस कार में क्या क्या प्रॉब्लम आती है, तो रियल तो तभी पता चलेगा। हाँ, जब जैसे जैसे मैं इसको ड्राइव करूंगा, इसमें जो भी मुझे प्रॉब्लम लगेगी और जो भी कमियां लगेंगी या फिर जो भी खूबियां लगेंगी, आगे भी मैं आपके चैनल के माध्यम से जो है लोगों के बीच में शेयर करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू सो मच। ऑलराइट, थैंक यू सो मच सर। तो इस वीडियो को यहीं पे करते हैं ख़त्म। इग्निस का जो एक्स शोरूम प्राइस है इस टाइम पे वो है 5,85,000, और GST कट के बाद इसका प्राइस लगभग 5.5 लाख हो जाएगा। वैगनार भी इसी का के आसपास से इसकी भी स्टार्टिंग प्राइस शुरू हो जाती है, लेकिन वैगनार बिकती है इससे कई गुना ज़्यादा। देखो, वैगनार 14-15 हज़ार बिकी जाती है, और वो हमेशा टॉप 10 बेस्ट सेलिंग कार्स में वो रहती है। और इग्निस इस टाइम पे बिक रही है केवल 2,000। तो इसका रीज़न क्या है? ऐसा नहीं है कि वैगनार बहुत सेफ कार है, भाई दोनों कार सेम प्लेटफॉर्म में बने हैं, और अगर सेफ्टी की बात करें तो दोनों सेम ही है। बाकी अब वैगनार में 6 एयरबैग्स आते हैं, लेकिन हाँ, इग्निस में अभी भी 2 ही एयरबैग ऑफर किए जाते हैं। वैगनार के जो लोअर वेरिएंट है उनमें आता है 1000 सीसी का इंजन, और इग्निस में मिलता है 1200 सीसी का इंजन। तो अगर आप दोनों को नेक टू नेक कंपेयर करेंगे तो देखो, वैगनार में क्या चीज़ बेटर मिलता है,
वो है ओवरऑल अंदर का स्पेस, और इसके अलावा CNG ऑप्शन और फ्यूल एफिशिएंसी के मामले में भी थोड़ा सा बेहतर है, मैं बोलूँगा थोड़ा ज़्यादा बेहतर है वैगनार। लेकिन इग्निस के साथ आता है एक 1200 सीसी का इंजन, जाना जाता है अपनी रिफाइनमेंट के लिए, और एवरेज भी ठीक ठाक दे देता है। तो और क्या चीज़ इग्निस में अच्छी है कंपेयर टू वैगनार, तो वो है दूसरा ग्राउंड क्लियरेंस है। इंटीरियर की क्वालिटी भी आपको इग्निस में बेहतर मिलेगी। लेकिन फिर भी वैगनार लोग क्यों खरीदते हैं, तो भाई इस ज़माने में जब लोगों को बड़ी गाड़ी चाहिए, इवन आप देखोगे 6 लाख के रेंज से स्टार्ट हो जाती है मैग्नाइट, जो कि इग्निस से भी बड़ी दिखती है और वैगनार से भी बड़ी दिखती है। तो लोगों को चाहिए एक अच्छी रोड प्रेजेंस वाली कार, तो वहाँ पे इग्निस कहीं ना कहीं मार खा जाती है। दूसरा रियर डिजाइन है, वो मारुति ने एक परंपरा चला रखी है। पहले इनकी एक कार आती थी रिट्ज, आपको याद होगा, तो उसका डिजाइन भी उस टाइम की बाकी कारों से थोड़ा सा डिफरेंट था, और बाद में आई इग्निस इनकी, तो वो भी बाकी कारों के डिजाइन से अगर इसको देखोगे तो ये थोड़ा सा डिफरेंट है, मतलब ये अलग ही लीग की गाड़ियाँ कुछ ना कुछ बना देते हैं मारुति वाले। तो ये भी एक रीज़न है कि लोग इसे कम खरीदते हैं, जबकि इसमें सबसे अच्छा ये है कि इसका इंजन अच्छा है, ग्राउंड क्लियरेंस अच्छा है, और एक छोटी कार है जो कि सिटी पर्पज़ के लिए काफ़ी इफ़ेक्टिव है। आपको छोटी जगहों पे पार्क लगानी पड़ती है, तो वहाँ पे ये कार मतलब अच्छी है। तो भाई सेल नहीं हो रही है, बट जिन लोगों को चलाने का शौक़ है कार, तो वो लोग वैगनार की जगह इग्निस को ही प्रेफर करेंगे। तो इस वीडियो को करते हैं यहीं पे ख़त्म। थैंक यू।